अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उसने 10 साल पहले अपनी पसंद से आसिम से शादी की थी, जिसकी पादाश में उसके डैडी अयाज मलिक उससे नाराज हो गए थे। उससे और अना के आलम में उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली थी, जो तकरीबन उनकी बेटी की उम्र की थी। यह खबर अनीला के दिल को मजीद तोड़ गई और उसका अपने बाप से ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो गया। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने अनीला को एक बेटे की नेमत अता की, जिसका नाम उसने फाइक रखा। सालों तक वो अपने वालिद की तरफ से बेनियाज रही, लेकिन एक हफ्ता पहले आसिम की एक खाला के समझाने पर कई सालों बाद वो उनसे मिलने गई। वो नज़ा के आलम में थे। अनीला के वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने उसे गले लगा लिया और आंखों में आंसू लिए माफ़ी मांगते रहे। वो कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो फालिज के मरीज़ थे और महीनों से बिस्तर पर थे, लेकिन उनके हर अंदाज और बहते आंसू इस बात के गवाह थे कि वो अपनी बेटी को दिल से माफ़ कर चुके थे। अनीला अभी इस बात पर खुश भी नहीं हो पाई थी कि उसके वालिद ने उसके सामने दम तोड़ दिया। उनकी नागहानी मौत ने अनीला को अंदर से मजीद तोड़ दिया। हफ्तों तक बाप की जुदाई का सोग मनाने के बाद वो धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट रही थी कि शहला खाला की जुबानी उसे पता चला कि अयाज साहब की बेवा उनकी सारी प्रॉपर्टी बेचकर अमेरिका शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है। यह खबर उसके लिए किसी धमाके से कम न थी। वो फौरन आसिम के साथ अयाज विला पहुंच गई। अरे आइए आइए, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे घर। भाई खलीक, इनसे मिलो, ये अयाज साहब की बेटी और दामाद हैं। और अन्नू, इनसे मिलो, ये खलीक अहमद हैं, मेरे मंगेतर। अनीला और आसिम को लाउंज में दाखिल होते देखकर फजीलत ने बेनियाजी से सामने बैठे शख्स का तारुफ कराया। फजीलत, मुझे तुमसे या तुम्हारे इन सो कॉल्ड रिश्तों से कोई दिलचस्पी नहीं। ये क्या सुन रही हूं मैं? तुम सारी प्रॉपर्टी बेचकर अमेरिका शिफ्ट हो रही हो। तुम ये प्रॉपर्टी बेचने का हक कैसे रखती हो? इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा है और मेरे होते हुए तुम मेरे बाप की मेहनत से बनाई गई जायदाद को यूं कोड़ियों के भाव नहीं बेच सकती। अनीला ने तमाम लिहाज बालाए ताक रखते हुए फजीलत को दो टोक जवाब दे दिया। ओके फजीलत, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, फिर मुलाकात होगी। फितरतन बुज़दिल सा खलीक अनीला के खतरनाक तेवर देखकर उजलत में अयाज विला से निकल गया। फजीलत ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा, अच्छा जी, तो क्यों नहीं बेच सकती मैं ये प्रॉपर्टी? कौन रोकेगा मुझे? तुम, यानी अयाज की नाफरमान बेटी, जिसे अयाज कई साल पहले अपनी जिंदगी से निकाल चुके थे। अपनी हद में रहो बीबी। अयाज मरते हुए वसीयत कर गए थे कि वो अपनी नाहिंजार औलाद से बावजह नाफरमानी सख्त नाराज हैं, इसलिए उनके मरने के बाद उनकी सारी जायदाद मुझे यानी उनकी बेवा के नाम मुंतकिल कर दी जाए। फजीलत की आंखों में छुपा तमस्खुर गोया अनीला की जान ले रहा था। अनीला गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रही हो गलीज औरत? भला कभी कोई बाप अपनी बेटी को उसके हक से महरूम कर सकता है? रही बात नाराजी की, तो अगर मरने से कुछ देर पहले मैं उनसे ना मिली होती तो शायद तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लेती, मगर अब तो मर भी जाओ तो मुझे कायल नहीं कर सकती। अनीला के गुस्से की शिद्दत देखकर आसिम ने फौरन आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की। रिलैक्स अन्नू, इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारा बीबी शूट कर जाएगा, संभालो खुद को, आसिम ने मुदब्बिराना अंदाज में कहा। फजीलत ने तमस्खुराना अंदाज में आसिम की तरफ देखकर कहा, खासे अक्लमंद लगते हो आसिम, समझाओ इसे और ले जाओ यहाँ से। इसे यहाँ से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। इससे पहले कि हम इसे धक्के देकर निकालें, इज्जत से इसे यहाँ से ले जाओ। ये कहते हुए फजीलत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अनीला ने गुस्से से पलटकर कहा, तू निकलवाएगी मुझे धक्के देकर? तुम्हारी औकात क्या है जो यूं उछल रही हो? पता नहीं किस ज़ेनी कैफियत में डैडी ने तुझ जैसी गलाजत को अपने घर में सजा लिया था। तुम इस घर की मालकिन बन बैठी हो, मगर वक्त बताएगा कि कौन किसको धक्के देकर निकालता है। अनीला किसी शेरनी की तरह हिज़यानी अंदाज में धाड़ रही थी। अगर आसिम ने उसका हाथ ना थाम रखा होता तो वो नखुवत से सर झटक कर
ऊपर गायब होती औरत का हशर बिगाड़ कर रख देती। तो अनीला, जो करना है कर लो, मैं चंद ही दिनों में अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगी और तुम बेबसी से देखती रह जाओगी। कदरे बुलंद आवाज में कहती हुई फजीलत ने आखिर में कहकहा लगाया, जिस पर अनीला के मुंह से गालियों का तूफान निकला। आसिम ने उसको रोकने की कोशिश की। बस कर दो अनीला, बहुत तमाशा हो चुका, चलो अब घर। आसिम ने जुनूनी अंदाज में अनीला को होश में लाने के लिए तमाचा रसीद किया। वो खामोश होकर जमीन पर गिरती चली गई और उसकी सिसकियां लाउंज में गूंज रही थीं। फजीलत ने अयाज की वफात के बाद तमाम वफादार नौकरों को निकालकर नए मुलाजमीन रख लिए थे। घर में काम करते नौकरों ने हैरत से सिसकियां भरती हुई लड़की को देखा। हमें डैडी की जायदाद से कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज तुम हौसला करो और चलो। आसिम ने सामने रखी शीशे की मेज से जग उठाकर पानी गिलास में डाला और नरम मगर मुतकल्लम लहजे में कहा, नहीं, डैडी की जायदाद नहीं चाहिए, मगर मैं अपने बाप की खून पसीने की कमाई इस घटिया औरत को हड़पने नहीं दूंगी। नहीं नहीं, गुलूगीर लहजे में अपनी बात दोहराते हुए अनीला उठकर उस घर से निकलती चली गई। अफसुर्दगी से सर झटक कर आसिम तेजी से उसके पीछे भाग गया। सलाम बीबी, कैसी हैं आप? ठहरिए, मुझे आपको कुछ बताना है। वो बार बार नम होती आंखों को उंगली के पोरों से खुश्क करती अयाज विला से निकलकर तेजी से आसिम की सफेद मेहरान की तरफ बढ़ रही थी कि हफीज तकरीबन भागते हुए उसकी तरफ आया। हफीज यहाँ का पुराना खानसामा था। हफीज, तुम यहाँ कैसे? फजीलत ने तो सब पुराने मुलाजमीन निकाल दिए थे ना, बताओ क्या कहना चाहते हो? अनीला ने हैरानी से पूछा। पीछे आता आसिम भी हफीज की जानिब मतवज्जे हो गया। जी बीबी, निकाल तो मुझे भी दिया था, लेकिन मैंने चौकीदार से दोस्ती कर ली थी। रोज यहाँ आपका इंतजार करता था ताकि आपको ये बता सकूं कि अयाज साहब ने मरने से 1 साल पहले सारी जायदाद आपके नाम कर दी थी। आप जल्द से जल्द कमाल साहब से राब्ता करें। हफीज ने वजाहत करते हुए उम्मीद की एक नई किरण अनीला को थमाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हफीज, तुमने तो वाकई वफादारी की एक जिंदा मिसाल कायम की है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मुतशक्कर लहजे में कहती अनीला की आंखें दोबारा नम हो गईं। शर्मिंदा ना करें बीबी, ये तो मेरा फर्ज था। आपका नमक खाया है, हक तो अदा करना ही था। हफीज के अंदाज में खुलूस था। अनीला मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। कुछ दिन बाद अनीला ने हक़ विरासत का केस दायर कर दिया। फजीलत अनीला की इस जुर्रत पर हैरत ज़दा रह गई। वो तो अपने तईं चंद दिनों में तमाम मामलात निपटाकर बिजनेस और जायदाद औने पौने दामों बेचकर अमेरिका जाने की तैयारी में थी। लेकिन वक्त और हालात ने ऐसा पलटा खाया कि एक मिडिल क्लास शख्स से शादी करके सफ़ेद पोशी की जिंदगी गुजारने वाली अनीला अब उसकी चालाकी से हथियाई गई जायदाद की हिस्सेदार बन चुकी थी। उनका मुकदमा बहुत कमज़ोर था। उनके वकील ने ज़्यादा उम्मीद नहीं दिलाई थी, क्योंकि फजीलत ने एक नामवर और महंगे वकील की खिदमत हासिल की थी, और सबसे अहम बात यह कि उसके पास अयाज मलिक की दस्तखत शुदा वसीयत भी मौजूद थी। मगर अनीला को उन दिनों एक ही जुनून था कि वो अपने बाप की जायदाद किसी की लालच की नज़र नहीं होने देगी। इसी नीयत से उसने मुकदमा दायर किया था। उनके वकील किसी न किसी तरह स्टे ऑर्डर लेने में कामयाब हो गए थे। अनीला कमाल यज़दानी का इंतज़ार कर रही थी, जो उनके ख़ानदानी वकील थे। वो 1 साल पहले वकालत को खैरबाद कहकर अपने बेटे के पास लंदन शिफ्ट हो गए थे। अनीला ने उनके ऑफिस से उनका राब्ता नंबर लेकर उन्हें कॉल की तो पता चला कि वो कोमा में है। ये इत्तला सुनकर उसका हौसला एक झटके में ज़ेरे सिफर पहुंच गया। उन दिनों उसकी हालत किसी दीवाने से कम न थी। यूं लगता था जैसे उसकी जिंदगी और हंसी सब कुछ इस केस में उलझ कर रह गई है। आज इस मुकदमे की पहली पेशी थी। फजीलत के वकील ने वो वसीयत अदालत में पेश की थी, जिसके मुताबिक अयाज साहब अपनी सारी जायदाद अपनी बीवी फजीलत के नाम कर चुके थे। अनीला के वकील ने इस वसीयत की सदाकत पर सवाल उठाया था। अदालत ने वसीयत की तस्दीक करवाने के लिए अगली तारीख दी। अनीला का दिल खुद डामाडोल था, क्योंकि उसके पास अपने दावे के हक में कोई मजबूत सबूत न था।
और झूठ उसके खिलाफ मजबूत दीवार बनकर खड़ा था। वो किसी भी सूरत ये केस हारना नहीं चाहती थी। एक आम सा दिन ढल रहा था। ओस में भीगी शाम ने तारीकी की चादर ओढ़ ली थी जब आसिम घर में दाखिल हुआ। और मेरे शहजादे, यहाँ उदास बैठे क्यों हो? आसिम ने सोफे पर बैठे 9 साला फाइक के बालों को बिखेरते हुए पूछा। होमवर्क कर रहा था बाबा, अभी फारिग हुआ हूं। फाइक ने नजर चुराकर कदरे उदास लहजे में जवाब दिया। ये तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? और तुम्हारी वालिदा कहाँ है? नजर नहीं आ रही? आसिम ने गहरी नजरों से उसके उदास चेहरे को देखते हुए अनीला के बारे में पूछा। आपके लिए तो बेहतर होगा कि वो नजर ना आए। इन दिनों उनका मूड बहुत खराब है। आज 2 बार मुझे डांटकर कमरे से भगा चुकी हैं। आप वहां गए तो झगड़े का खदशा है, फाइक ने खबरदार करते हुए कहा। आसिम हंस दिया। वाह, मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया है। अच्छा, मैं फ्रेश हो आता हूं, फिर मिलकर खाना खाते हैं। आसिम ने फाइक के माथे पर बोसा दिया और उठ खड़ा हुआ। बाबा मत जाएं, मैंने कहा ना, वो बहुत गुस्से में है। मुझे आप दोनों के झगड़े से डर लगता है। फाइक ने उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा। इतना क्यों डर रहे हो फाइक? कोई झगड़ा नहीं होगा, वादा करता हूं। आसिम ने नरमी से कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट जलाई तो देखा कि अनीला बेड पर सर थामे बैठी थी और उसने नागवारी से उसे देखा। आसिम बगैर कुछ कहे वार्डरोब से कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर वो सीधा किचन में गया, जो इस कदर साफ था जैसे आज वहां किसी ने झांका भी ना हो। ये देखकर उसके गुस्से की शिद्दत बढ़ गई। फाइक सोफे की बैक से टेक लगाए बैठा था, जाने वो कब से भूखा था। जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम समंदर की सैर करेंगे और फिर अच्छा सा डिनर करेंगे। आसिम ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए मुस्कुराते लहजे में कहा और फाइक को उसके कमरे की तरफ धकेल दिया। बाबा, मैं मामा को भी बुला लूं? उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। फाइक इजाजत लेते हुए अपने अंदर हिम्मत जमा कर रहा था कि आसिम बोल उठा। नहीं मेरी जान, मामा अभी उदास है ना, वो तुम्हें डांट देंगी, इसलिए उन्हें रहने दो। हम उनके लिए खाना पैक करवा के ले आएंगे, ठीक है? आसिम की बात सुनकर फाइक ने सर तस्लीम खम किया और अपने कमरे की तरफ चल दिया, जबकि आसिम का जहन प्रागंदा सोचों की आमाजगाह बन गया। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद फाइक चहकने लगा था। घर पहुंचते ही आसिम ने पैक शुदा खाने का बैग उठाया और अनीला के पास ले आया। तुम आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मैं कोई नौकर नहीं हूं कि तुम्हें पका पका कर खिलाती रहूं। दफा हो जाओ यहां से और बंद कर दो ये लाइट, मुझे रोशनी नहीं चाहिए। घुटनों में सर दिए वो धाड़ते हुए बोली। फाइक उसकी बात सुनकर कांप गया। आसिम के कदम वहीं थम गए। मामा, हम तो आपके लिए खाना लाए थे, आप कुछ खा लें, आप सुबह से भूखी हैं। फाइक ने हिचकिचाते हुए खाने का बैग बेड पर रखा। आसिम भी आहिस्ता कदम उठाता हुआ कमरे की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। अनीला ने घुटनों से सर उठाया और गुस्से से पहले फाइक और फिर आसिम को घूरा। तुम लोग ये दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत बुरी हूं, कि मैं तुम लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती? यही साबित करना चाहते हो ना? मैं बहुत बुरी हूं, मैं अच्छी हो भी कैसे सकती हूं? मैं अपने बाप की मेहनत से बनाई गई जायदाद और वो घर जहां मेरा बचपन गुजरा वो नहीं बचा पा रही। हाँ, मैं बुरी बेटी हूं, और जो बुरी बेटी हो वो अच्छी माँ और बीवी कैसे बन सकती है? वो हिज़ियानी अंदाज में चीख रही थी। मुसलसल जहनी दबाव ने उसके आसाब को मफलूज कर दिया था। फाइक डर कर अपने कमरे की तरफ भाग गया। क्यों अपनी फ्रस्ट्रेशन एक मासूम बच्चे पर निकाल रही हो? ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझ जैसे मिडिल क्लास शख्स के साथ आसाइशों से महरूम जिंदगी गुजारने से थक गई हो, इसलिए अब बाप की जायदाद के लिए यूं मरी जा रही हो कि अपनी नाकामियों का गुस्सा एक बच्चे पर निकाल रही हो? आसिम ने इश्तियाल आमेज लहजे में कहा और कमरे से निकल गया। अनीला हैरत से उसे देखती रह गई। आसिम भी उसे नहीं समझ सकता था। अनीला ने अपने वालिद को खो दिया था और अब वो अपने वालिदैन की यादों से भरे उस घर को भी खोना नहीं चाहती थी जहां उसका बचपन गुजरा था। वो अपने वालिद की कमाई हुई एक एक चीज को बचाना चाहती थी, क्योंकि इन चीजों में से उसके वालिद का खून पसीना शामिल था।
ये बेचैनी और दर्द उसकी रूह पर बोझ बने हुए थे। आसिम की बातों ने उसके दिल को मजीद चीर दिया। उसे लगा कि उम्मीद के सब जुगनू उसकी पहुंच से परवाज कर गए हैं। दिल की गहराइयों में उतरे दर्द ने उसे ज़ारों के तार रोने पर मजबूर कर दिया। रात आंखों में कट गई। फजर की आज़ान गूंजी तो वो तेजी से उठकर वजू करने लगी। नमाज पढ़ते हुए उसने रोते हुए सुकून की दुआ मांगी। कुछ सुकून महसूस हुआ तो वो बालकनी में आ गई। बाहर उदासी की चादर ओढ़े खामोशी का राज था। उसकी नज़र सुनसान सड़क पर दूर से आती एक बच्ची पर पड़ी। सुर्ख मैले फ्राक में मलबूस वो बच्ची गुलाबी गुड़िया जैसी लग रही थी। कांधे पर कूड़े से भरी मैली बोरी उठाए वो नन्ही सी जान थकन से चूर थी। जर्द दुपट्टे के हाले में उसकी सफ़ेद रंगत पीली पड़ रही थी। वो बच्ची उसके घर की पिछली गली में आकर बैठ गई। बच्ची ने आसमान पर टिमटिमाते सितारों को देखते हुए सरगोशी की। अल्लाह ताला, ये घर कितना प्यारा है। ये लोग कितने अमीर होंगे। कैंसर जैसी बीमारी तो अमीरों को लगती है ना, मेरी अम्मा को क्यों लग गई? वो तो मेरी तरह कूड़ा चुनती हैं। हम कैसे कराएंगे ये महंगा इलाज? उस नन्ही सी शाजिया की मासूम बातें सुनकर अनीला की आंखें भर आईं। बच्ची अपनी मैली बोरी में से गले सड़े फल निकाल रही थी और अनीला ये मंजर बेबसी से देख रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि अम्मी को रोज 1000 का टीका लगेगा, मगर ये नहीं बताया कि लगवाएगा कौन। अब्बा तो नशे की नजर होकर मर गया। और 1000? अल्लाह ताला, 1000 तो इतने ज्यादा पैसे हैं कि मैंने कभी इकट्ठे देखे भी नहीं। अब अम्मी को टीका कैसे लगवाऊं, ये आप सोच कर बताइए। हवा के दोष पर उड़ती ये सरगोशी अनीला के लिए नई आगाही के दरवाजे खोल रही थी। वो जिस खुद साख्ता दुख का मातम करते हुए खुद फरामोशी की कैफियत में गुम थी, उस बच्ची का दुख तो उसके हर गुमान से बहुत ज्यादा था। हैरत से वो देखती रही। नन्ही बच्ची अध खाया केला गरीबाना खुशी से खा रही थी और अपने अल्लाह से बात करके जैसे मुतमईन हो गई थी। अनीला बालकनी से फैसला कुन अंदाज में हटी और जल्दी से अपने पर्स से 1000 रुपए का नोट निकाला। उसे हकीकतन ऐसा लगा कि शायद ये नोट इसके लिए किसी और की जिंदगी बदल देगा। वो जल्दी से नोट बालकनी से नीचे फेंककर अपनी जगह वापस जाकर बैठ गई। नोट शाजिया की भरी हुई चीजों के थैले पर गिरा। शाजिया ने हैरत से आंखें मलकर देखा और फिर इधर उधर किसी को ढूंढने लगी, लेकिन जब कोई नजर न आया तो वो अपनी जगह बैठ गई। अल्लाह ताला, अम्मी कहती हैं कि आप कभी न कभी हमारी जरूर सुनते हैं, मगर आज आपने वाकई मेरी सुन ली। मुझे अंदाजा नहीं था। शुक्रिया अल्लाह जी। आज मैं डॉक्टर बीबी को घर ले जाऊंगी। शुक्रिया। शाजिया ने जल्दी से बाकी गले सड़े फल थैले में रखे और खुशी से भरे कदमों के साथ वहां से चल दी। उसके लहजे की खुशी और इत्मीनान जैसे अनीला को अंदर तक सुकून दे गई। वो सोचती रही कि किस तरह वो अपने खुद साख्ता दुखों में गुम होकर इन छोटे छोटे मौजज़ों को नज़रअंदाज कर रही थी। उसी दिन अनीला ने काफ़ी अरसे बाद घर में खाना बनाया, काम वाली के साथ सफाई करवाई और खुद को तरोताज़ा किया। अब वो आसिम और फाइक का इंतज़ार कर रही थी। चल भाई मेरा शेर, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, फिर मैं तेरे लिए लंच लाता हूँ। क्या खाएगा आज मेरा बेटा? आसिम फाइक का बैग थामे लाउंज में दाखिल हुआ। लजानिया खाऊंगा आज। रेस्टोरेंट वाले मामा जैसा मज़ेदार लजानिया तो नहीं बनाते, फिर भी ठीक होता है। फाइक के बुझे लहजे ने किचन में सब सुनती अनीला को दुख दिया। कोई ज़रूरत नहीं आज बाहर से खाना लाने की, मैंने खाना बना लिया है। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। किचन से निकलते हुए अनीला ने दोनों को हैरत में डाल दिया। मामा, आपको कैसे पता चला कि आज मेरा लजानिया खाने का मूड है? फाइक ने खुशी से खाते हुए पूछा। आसिम की प्लेट में बिरयानी सर्व करते हुए अनीला के हाथ कांपने लगे। आसिम ने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा। मुझे नहीं पता था फाइक, बस तुम्हारा फेवरेट था इसलिए बनाया, वरना मैं तो अपने जुनून में सब कुछ भूल गई थी। माफ करना मेरे बेटे। अनीला की आंखों से आंसू बह निकले और इस बार उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रिलैक्स अनीला, ये तुम्हारी गलती नहीं, हालात ने ही अजीब रुख बदल दिया है।
लेकिन अब हम हालात का सामना करेंगे और देखना सब ठीक हो जाएगा। आसिम ने नरमी से कहा। मामा, मैंने आपको उदास कर दिया ना? चले मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ। फाइक ने अपनी जगह से उठकर अनीला की प्लेट में बिरयानी मुंतकिल की और इसरार के साथ उसे खिलाने लगा। अनीला सोचती रही कि उसका मासूम बेटा उसकी ज़रा सी तवज्जो पर कैसे खिल उठा था। उसी वक्त अनीला का मोबाइल बजा। फ़ोन सुनकर वो चंद लम्हों के लिए गुमसुम हो गई। क्या हुआ अनीला, खैरियत तो है? किसका फ़ोन था? आसिम ने फिक्रमंदी से पूछा। कमाल अंकल के बेटे फरहान की कॉल थी। कमाल अंकल को होश आ गया है। तुमने सुना? आसिम, वो कोमे से बाहर आ गए हैं। अल्लाह ने मौजज़ा कर दिया है। अब हम ये केस नहीं हारेंगे। खुशी से खनकती आवाज़ के साथ अनीला जल्दी से वज़ू करने चली गई। चंद ही लम्हों में वो रब के हजूर सजदा शुक्र अदा कर रही थी। दूसरे दिन अनीला उस बच्ची का पीछा करती उस झोंपड़ी तक जा पहुंची जहां कसम पुरसी के आलम में खस्ता हाल चारपाई पर पड़ी औरत हकीकत में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रही थी। अनीला को उसकी हालत देखकर शदीद दुख हुआ और उसने दिल में उसकी मदद करने का पुख्ता इरादा कर लिया। अब ये उसका मामूल बन गया था कि वो गाहे बगाहे फल, दवाएं और मौसम के मुताबिक कपड़े लेकर वहां जाती थी। उसकी इन इनायात पर बख्तां की तशक्कुर से भीगी हुई आंखें गोया अनीला के दिल से तमाम गम चुरा लेती। वाकई रब की बेकस मखलूक की मदद करने पर ऐसे मोर्जे भी हो जाते हैं जिनकी इंसान कभी उम्मीद नहीं रखता। अनीला ने दूसरा कदम ये उठाया कि फेसबुक पर एक कैंपेन शुरू की। उसने मुखय्यर हजरात को बख्तां और शाजिया की झुग्गी तक पहुंचाने का तहैया कर लिया। उसके लाशऊर में की गई नेकी के इनाम के तौर पर अल्लाह ने उनकी वाहिद उम्मीद कमाल यज़दानी को अंधेरों की दुनिया से निकाल कर होशो खिर्द बख्शा। अल्लाह उसकी दानिस्ता की गई नेकी को मजीद रंग देने वाला था और ये सोचकर अनीला का दिल खुशी से सरशार हो जाता। वो ये सोचकर पुरजोश थी कि कमाल अंकल के पाकिस्तान आते ही वो उनसे असल कागजात हासिल करके अदालत में जमा कराएगी और केस का रुख अपनी तरफ मोड़ लेगी। लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर थी कि ज़िंदगी अभी उसके लिए मज़ीद हैरतों और सरप्राइज़ का सामना लेकर खड़ी है। वो एक आम सा दिन था जब डोर बेल बजने पर अनीला ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी शख्सियत को देखकर हैरान रह गई। उसके सामने अयाज विला की केयरटेकर फ़िरोज़ा बी खड़ी थी। वही फ़िरोज़ा बी जिनकी गोद में अनीला ने अपना बचपन गुजारा था। अनीला काफ़ी देर उनके गले लगकर रोती रही, फिर उन्हें लेकर अंदर आ गई। बेटी, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा घर मिला। अल्लाह भला करे हफीज़ का, जिसने मुझे तुम्हारा एड्रेस दिया। तुम तो जानती हो उस मकार औरत ने सब नौकरों को निकाल दिया था। फ़िरोज़ा बी ने ठंडी आह भरते हुए कहा और ड्रिंक का ग्लास थाम लिया। मेरी फ़िरोज़ा बी, वो औरत मक्कार है और उसने वफादारी की सज़ा आप सबको दी, मगर देखना वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। अनीला ने अज़म से कहा। ऐसी औरत को कुछ मिलना भी नहीं चाहिए। जिस तरह उसने अयाज साहब को बीमारी के आलम में दवा देने की बजाय कमरे में बंद कर दिया था, वही उनके फालिज की भी जिम्मेदार थी। मैंने तो ये तक सुना था कि वो उन्हें स्लो पॉइजन दे रही थी। फ़िरोज़ा बी के लहजे में गम और नफरत झलक रही थी। ये आपसे किसने कहा? पापा को तो हार्ट अटैक हुआ था। फिर ये कैसे मुमकिन है कि उन्हें जहर दिया जाता रहा हो और किसी को खबर भी ना हुई? अनीला ने हैरत से पूछा। बेटी, ये हकीकत है। मैंने खुद उसे फ़ोन पर किसी से ये बात करते सुना था। मैंने एतराज़ भी किया, मगर उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। गरीब की बात कौन सुनता है? मैं भी खामोश हो गई। फ़िरोज़ा बी ने आंखों में नमी लिए कहा और अनीला गहरे सदमे में चली गई। फ़िरोज़ा बी, इंसान कितना अजीब है। दौलत और जायदाद के पीछे इंसानों से जिंदगियां छीन लेता है। हालांकि ये सब कुछ फ़ानी है और कब्र में साथ नहीं जाता, फिर भी ये सब कुछ इंसान की इंसानियत से ज़्यादा कीमती बन जाता है। अनीला के लहजे में दुख और कर्ब था। फ़िरोज़ा बी काफ़ी देर तक उसे तसल्ली देती रही, लेकिन बाप की वफ़ात का ज़ख्म फिर से हरा हो गया था। 2 दिन के अंदर कमाल यज़दानी असल कागजात लेकर पहुंच गए थे।
उन कागजात के मुताबिक अयाज मलिक की सारी जायदाद अनीला और आसिम के नाम थी। हकीकत ये थी कि अयाज साहब ने बहुत पहले अपनी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी थी और कमाल यज़दानी को उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी थी। कमाल यज़दानी कई साल अनीला को तलाश करते रहे, फिर लंदन चले गए, जहां एक हादसे के बाद कोमे में चले गए। वक्त ने उन्हें ये अमानत हकदार तक पहुंचाने का मौका दिया और वो अपनी हालत की परवाह किए बगैर पाकिस्तान पहुंच गए। आज अनीला ने अपना केस जीत लिया था और वो सुरखरू हो चुकी थी। अदालत में फजीलत पर अयाज साहब के कत्ल का जुर्म साबित हो गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अनीला को वो सब कुछ मिल गया जिसकी वो चाहत रखती थी, मगर अब उसकी ख्वाहिशात रब की मर्जी से हम आहंग हो चुकी थी। चंद ही माह में अयाज विला के बाहर दारुस सुकून का बोर्ड लग चुका था, जो बेघर लोगों के लिए पनाहगाह बन चुका था। अयाज साहब का कारोबार उनके काबिल भरोसा मैनेजर आफाक साहब देख रहे थे और इस कारोबार से दारुस सुकून एक NGO और एक स्कूल चलाया जा रहा था, जिसकी निगरानी अनीला और आसिम खुद करते थे। अल्लाह ने उन पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए थे। उनकी आमदनी में इस कदर इजाफा हुआ कि वो एक अस्पताल तामीर करवा रहे थे। अनीला ने जब से जिंदगी के राज को पा लिया था, सुकून और इत्मीनान उसकी मीरास बन चुके थे। बेशक इंसान जो अमल करता है वही उसे पलटकर मिलता है, खा वो धोखा हो या खैर। नाज़रीन, आप क्या कहेंगे इस बारे में और आज की इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।